वेलकम मित्रों, आप सभी साथियों का और स्टूडेंट्स का government.vlogs यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम क्लास 12th की फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 में पिछली क्लास में हमने अध्ययन किया था परावैद्युत पदार्थ। अब हम ये देखेंगे कि जो परावैद्युत पदार्थ का हमने अध्ययन किया, यदि उस परावैद्युत पदार्थ को समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य रखा जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा। समांतर प्लेट संधारित्र के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने पर, देखो बच्चों, हम जानते हैं कि ये आपकी संधारित्र है जिसे प्लस क्यू आवेश द्वारा आवेशित किया गया है, जिसकी एक प्लेट पर प्लस आवेश आ जाता है और दूसरी प्लेट पर माइनस आवेश आ जाता है। इसका अध्ययन हम पूर्व में ही कर चुके हैं कि माइनस प्लस कैसे आता है। हम मान लेते हैं कि इन दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल ए है। हम ये भी जानते हैं कि अच्छे संधारित्र के लिए दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल समान लिया जाता है और बीच की दूरी को कम से कम लिया जाता है। अब मैं यहाँ पर कोई परावैद्युत पदार्थ रखता हूँ। वो आपका परावैद्युत पदार्थ कांच भी हो सकता है, एबोनाइट भी हो सकता है, कागज भी हो सकता है और मोम भी हो सकता है, ETC। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों पर या जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है उसे हम सिग्मा प्लस से लिखते हैं, माइनस पर आवेश पर माइनस सिग्मा लिखते हैं। अब देखो, हमने जब परावैद्युत पदार्थ का अध्ययन किया था तो ये देखा था कि इसमें जो होते हैं प्लस माइनस होते हैं, ये अपन जानते हैं। इसमें होते हैं जो प्लस माइनस इस प्रकार होते थे, वो प्लस माइनस या माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। या फिर दूसरा तरीका था कि जब धनात्मक आवेश का और ऋणात्मक आवेश का एक ही बिंदु पर संपाती होते थे। दो रास्ते थे। जब परावैद्युत पदार्थ ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ होता था तो ये माइनस प्लस के रूप में अणु होते थे, या फिर जब माइनस प्लस में कब होते थे, जब उनका धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र संपाती नहीं होता था, और जब धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र संपाती होता था तब इस स्थिति में होता था। यदि हम यहाँ पर ये वाली स्थिति रखें, जैसे ही हम परावैद्युत पदार्थ को ध्रुवीय रूप में रखेंगे तो जो इसका माइनस है वो प्लस वाले आवेश की तरफ आकर्षित होगा, प्लस वाला आवेश माइनस की ओर आकर्षित होगा। तो कुल मिला के यहाँ स्थिति जो बनेगी वो इस प्रकार बनेगी। माइनस आवेश प्लस की ओर आएगा और जो प्लस आवेश है वो माइनस की ओर आएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि विजातीय जो आवेश होते हैं एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और सदासी आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब हम ये भी मान लेते हैं कि माना कि पहले इसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा ई सदिश थी। अब जैसे यहाँ पर ये माइनस आवेश प्लस आवेश का प्यार मोहब्बत से आकर्षित होंगे, इसी बार ये प्लस माइनस से प्यार मोहब्बत से इसके पास आकर्षित हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा वो माइनस सिग्मा
आई होगा। ये सिग्मा आई क्यों लिखा है इसके बारे में बाद में बताऊंगा। यहाँ पर वो जो होगा वो प्लस सिग्मा आई होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब किसी प्रावृद्ध पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उसके जो अणु हैं वो संरेखित हो जाते हैं, यानी कि प्लस माइनस की ओर जाएगा। माइनस प्लस की ओर आने के कारण जो पहले वाला विद्युत क्षेत्र था उसके विपरीत विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे हम प्रेरित विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इस प्रेरित विद्युत क्षेत्र की वजह से ही प्रेरित आवेश, पृष्ठ आवेश घनत्व और उत्पन्न होता है। प्रेरित मतलब प्रेरित का अंग्रेजी होता है इंड्यूज। इंड्यूस से कह लिया अपने आई। जब किसी ध्रुवीय प्रावृद्ध पदार्थ या अध्रुवीय प्रावृद्ध पदार्थ को समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य रखते हैं तो उसमें ध्रुवीय जो होते हैं इस प्रकार के होते हैं, प्लस माइनस के रूप में होते हैं, क्योंकि उनका धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र संपाती नहीं होता है। जबकि अध्रुवीय प्रावृद्ध पदार्थ का धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र संपाती एक जगह इकट्ठा होता है। जैसे यहाँ पर ये रखेंगे तो ये संपाती प्लस वाला जो भाग है माइनस की ओर आकर्षित होगा और माइनस वाला प्लस की ओर आकर्षित हो जाएगा, तो सेम वही स्थिति बनेगी। तो प्रावृद्ध पदार्थ ध्रुवीय हो या अध्रुवीय हो तो इसका तो इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। जब हम प्रावृद्ध पदार्थ को समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य रखते हैं तो जो पहले विद्युत क्षेत्र होता है उसके विपरीत विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे प्रेरित पृष्ठ आवेश घनत्व में माइनस सिग्मा आई और प्लस सिग्मा आई हो जाते हैं। प्रेरित मतलब इंड्यूस हो जाते हैं। अब देखो हम इसको 1 बाय 1 करके लिख लेते हैं। माना समांतर प्लेट संधारित्र को Q आवेश से आवेशित किया गया है जिसमें प्लेटों का क्षेत्रफल और मध्य दूरी क्रमशः a वह d है और प्लेटों पर प्रारंभिक पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा है। जब प्रेरित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तो प्लेटों पर या प्रारंभिक पदार्थ के किनारों पर पृष्ठ आवेश घनत्व माइनस सिग्मा आई और प्लस सिग्मा आई हो जाता है। अब देखो यह हम जानते हैं कि प्रारंभ में विद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की ओर था और हम ये भी जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है, तो यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा भी प्लस से माइनस की ओर होगी। अब देखो पहले का जो विद्युत क्षेत्र है और उस वाला विद्युत क्षेत्र है, उन दोनों की दिशाएं क्या विपरीत हैं, तो नेट जो विद्युत क्षेत्र होगा या परिणामी विद्युत क्षेत्र या ई नेट बराबर क्या हो जाएगा, ई वेक्टर माइनस ई आई वेक्टर, क्योंकि यह प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व के कारण विद्युत क्षेत्र ई आई होगा और पहले विद्युत क्षेत्र ई था, तो नेट विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा ई माइनस ई आई। और हम ये जानते हैं कि जो ई आई होता है वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, ये हम पूर्व क्लास में पढ़ चुकेंगे। और प्रेरित सिग्मा आई अपॉन सिग्मा जीरो, तो ये आपका आ गया ई नेट। अब यदि हम चाहें तो यहाँ पर एप्सिलॉन जीरो को एलसीएम ले सकते हैं, तो ये आपका क्या जाएगा सिग्मा माइनस सिग्मा आई ई नेट इज इक्वल टू, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब जब हम समांतर प्लेटों के मध्य संधारित्र रखते हैं तो प्रावैद्युतांक एप्सिलॉन आर के कारण
परिणामी विद्युत क्षेत्र ई नेट सदिश बराबर, अब ध्यान देखो, प्रावैद्युतांक, देखो हर प्रकार में प्रावैद्युत या प्रावैद्युतांक। अब जैसे मान लो कि मेरे ये समांतर प्लेट संधारित्र है, इसके मध्य मैंने दो प्रावैद्युतांक वाला पदार्थ रखा है, तो मेरा जो नेट विद्युत क्षेत्र क्या होगा, प्रारंभिक विद्युत क्षेत्र बटे प्रावैद्युतांक 2। ठीक है। अब देखो ऐसे ही मान लो कि मेरा प्रावैद्युतांक इसका 100 है, तो इसमें विद्युत क्षेत्र कितनी कमी आएगी, ई सदिश बटे 100। यानी कुल मिला के ये है, जो भी प्रावैद्युतांक होता है उसका दिए गए विद्युत क्षेत्र में भाग लग जाता है और उतना गुना उसका विद्युत क्षेत्र घट जाता है या कम हो जाता है। अब मैंने देखो यहां पर प्रावैद्युतांक एप्सिलॉन आर के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, ई सदिश बटे एप्सिलॉन आर, यानी कि ये प्रारंभिक सदिश जो विद्युत क्षेत्र है उसका एप्सिलॉन आर गुना कम हो जाएगा। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। या इसमें हम ई सदिश का मान रखें तो इसे क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन 0, ये आपका हो गया ई नेट। तो बच्चों इतनी बात आपकी समझ में आ रही होगी, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इसलिए राइट हैंड साइड भी क्या होगी, बराबर। तो समीकरण 1 व 2 से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा आई अपॉन एप्सिलॉन 0, दोनों तरफ से एप्सिलॉन 0 कट जाएगा, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर बराबर सिग्मा माइनस सिग्मा आई। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो ये जो प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर को राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा आई इज इक्वल टू सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन आर। यहाँ पर एप सिग्मा कॉमन है तो 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर, तो ये प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान आ गया। ये मान लो अपना समीकरण नंबर 3 है। देखो हमारा जो संधारित्र का कंसेप्ट क्या था, हम संधारित्र का आकार बदले बिना धारिता बढ़ाने वाली युक्ति को हम संधारित्र कहते हैं। आकार बढ़ाए बिना धारिता बढ़ाने की जो प्रक्रिया है या जुगाड़ है वो क्या है, संधारित्र। अब हम इसका यह अध्ययन करेंगे कि जो अपन ने प्रावैद्युत पदार्थ रखा उसमें धारिता के मान में वृद्धि बिना आकृति बढ़ाई कैसी होगी, उस कंसेप्ट को हम क्लियर करते हैं। आप इसका पुनः स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करता हूं कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो हम इसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। यहां पे ले लेते हैं निर्वात या हवा और इधर लेते हैं हम माध्यम। तो पहले अपन देखते हैं विद्युत क्षेत्र। यहां विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ई सदिश। यहां पे विद्युत क्षेत्र मान लेते हैं कि ई माध्यम है, तो ये क्या होता है, ई सदिश इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। और यहां भी हम देखा था माध्यम में जो विद्युत क्षेत्र होता है वो प्रारंभिक विद्युत क्षेत्र का आपेक्षिक विद्युतशीलता का डिवाइड होता है, ये अपन ने देखा इसमें। इस प्रकार देखो निर्वात और हवा में जो विद्युत क्षेत्र था वो माध्यम में विद्युत क्षेत्र
है वो कम हुआ कि नहीं हुआ? निर्वात के विद्युत क्षेत्र से माध्यम में विद्युत क्षेत्र कम हुआ, और कितना गुना कम हुआ? 1/ε r गुना कम हुआ। जो माध्यम का प्राविद्युतांक होता है उस 1/ε r गुना कम हो गया। ऐसे ही यदि हम विभवांतर के बारे में देखें तो विभवांतर क्या होता है? V = विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी, ये होता है। अब यदि हम माध्यम में विभवांतर देखें तो Vm = क्या हो जाएगा? माध्यम में विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी, तो दोनों में दूरी तो क्या है? सेम है। तो Em की वैल्यू क्या है? E सदिश d/Er। अब E सदिश d को हम क्या लिख सकते हैं? V, तो V/εr। तो यहाँ आप देख रहे हो जो माध्यम में विभवांतर है वो भी निर्वात या हवा के विभवांतर का 1/ε गुना कम हो गया या घट गया। ये दूसरी बात में भी हमारे कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि यहाँ पर भी विभवांतर भी कम हो रहा है। जैसे हम माध्यम रखते हैं या कोई परावर्तक रखते हैं तो विभवांतर भी कम होता है और विद्युत क्षेत्र भी कम होता है। अब हम तीसरी जो स्टडी करेंगे वो धारिता पे करेंगे। धारिता, निर्वात या हवा में धारिता क्या होती है? C = Q/V होती है। माध्यम में धारिता Cm = क्या जाएगी? आवेश QE है, विभवांतर क्या है? Vm है, और Vm = क्या है? V/r। तो Q = V/εr, तो ये हो जाएगा Q/V × εr। अब Q/V क्या है? C, तो C/εr। अब यहां देख रहे हो Cm = C/εr। तो ये अपने लिए एक बहुत ही गुड न्यूज है कि जो धारिता है वो माध्यम रखने से εr गुना बढ़ जाती है। प्रारंभिक धारिता की पराविद्युतांक के गुना जितनी धारिता बढ़ जाती है माध्यम में। और यही हमारा मेन कंसेप्ट था कि संधारित्र का आकार बदले बिना धारिता बढ़ाने की प्रक्रिया, युक्ति या जुगाड़ को हम संधारित्र कहते हैं। और हमने देखो बिना संधारित्र की धारिता बदले, बिना संधारित्र का आकार बदले उसकी धारिता में पराविद्युतांक के गुणा जितनी वृद्धि कर दी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब आप इसका पुनः स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है परावैद्युत पदार्थ से परावैद्युत पदार्थ से पूर्णतया भरे समांतर प्लेट संधारित्र, परावैद्युत पदार्थ से पूर्णतया भरे समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जब कोई समांतर प्लेट संधारित्र पूर्णतया परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ हो तो उस पर कैसा प्रभाव पड़ेगा उसका हम अध्ययन करेंगे। तो हम वही एक समांतर प्लेट संधारित्र ले लेते हैं। जिसे हमने क्यों आवेश से आवेशित किया हुआ है, यहाँ प्लस होगा और यहाँ पर माइनस होगा। अब देखो मैं क्या करता हूं, इस संधारित्र की प्लेटों के मध्य
पूर्णतया कोई प्रावैद्युत पदार्थ रख देता हूँ, जैसे मान लो कि यहाँ पर कांच है या एबोनाइट है या मोम है या रबर है, वो भर देता हूँ इसमें। अब देखो, जब भी हम समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य पूर्णतया प्रावैद्युत पदार्थ भरते हैं तो उसके आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आवेश वो का वही रहता है। जब किसी समांतर प्लेट संधारित्र में हम पूर्णतया प्रावैद्युत पदार्थ रखते हैं तो उसके आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये बात इसमें महत्वपूर्ण है। और यदि हम जब आंशिक या कुछ कम भरेंगे तब इसकी स्थिति अलग होती है, जिसका हम अध्ययन कर चुके हैं। तब उसमें क्या जाएगा, प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व। ये देखो, मैंने चित्र के अनुसार इसमें पूर्ण प्रावैद्युत पदार्थ से पूर्णतया भरे समांतर प्लेट संधारित्र लिया है। हम देखो पूर्व की बात ही वही लैंग्वेज लिखेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र को क्यों आवेश से आवेशित किया गया है। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों का क्षेत्रफल a है और मध्य दूरी d है। अब यहाँ जो महत्वपूर्ण ये है कि समांतर प्लेट संधारित्र प्रावैद्युत पदार्थ से पूर्णतः भरे चित्रानुसार प्रावैद्युत पदार्थ से पूर्णतया भरे समांतर प्लेट संधारित्र के आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता। पहले भी आवेश क्यों था, और इसे पूर्णतया प्रावैद्युत पदार्थ से भर दें तब भी आवेश क्या रहेगा, क्यों रहेगा। तो आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है। माना समांतर प्लेट संधारित्र का क्षेत्रफल और मध्य दूरी क्रमशः a वह d है। माना विभवांतर V0, विद्युत क्षेत्र E0, ये विद्युत क्षेत्र प्लस या माइनस की ओर हो गया, मान लें कि E0 है और विभवांतर V0 है। माना विभवांतर V0 और विद्युत क्षेत्र E0 है तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू Q अपॉन C0 इज इक्वल टू Q अपॉन V0, और Q इज इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 V0। ये आपका हो गया। अब आप इतने का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखो, इसको हम समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं। ये कब है, जब हमने समांतर प्लेट संधारित्र के मध्य निर्वात या वायु है, जब समांतर प्लेट संधारित्र में माध्यम हो तो
धारिता बराबर C बराबर, देखो आवेश में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये बात हम पहले ही कर सकते हैं। अब मान लिया कि उस केस में विभवांतर क्या है, V है। जब हमने यहाँ पर माध्यम से इसे पूर्णतः बढ़ा तो मान लिया विभवांतर V है। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखो ये थोड़ा सा अपन ने क्या गलत कर लिया, अब क्योंकि अभी हमने कंपैरिजन अध्ययन किया था, जो विभान धारिता आएगी तो हम बाद में निकालें, माध्यम हो तो विभवांतर क्या आया था, जो नया विभवांतर आया था वो प्रारंभिक विभवांतर का माध्यम का, इस माध्यम का मान लो प्रावैद्युतांक एप्सिलॉन आर है, प्रावैद्युतांक एप्सिलॉन आर है। तो अभी हमने पिछली क्लास पढ़ा था कि जो विभवांतर है वो अपने प्रावैद्युतांक का 1/एप्सिलॉन गुना कम हो जाता है। अब यदि हम इसकी धारिता निकालें तो आप अब इतना इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखो माध्यम की उपस्थिति में धारिता, माध्यम की उपस्थिति में धारिता C = Q/V, और समीकरण 2 से V कितना है, ये मान लो समीकरण 3 देते हैं, तो समीकरण 2 का मान 3 में रखने पर तो C = Q/V क्या है, V0/एप्सिलॉन R। तो ये आपको हो जाएगा, देखो जब ये हंस और हर ऊपर जाएगा तो हर हंस हो जाएगा Q/एप्सिलॉन V0। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो Q/V0 है ये क्या है, निर्वात या हवा जब समांतर प्लेट संधारित्र मध्य होती है तब धारिता क्या थी, C0 = Q/V0। तो मैं Q/V0 क्या लिख सकता हूं समीकरण 1 से, C0/एप्सिलॉन R, समीकरण 1 से। अब देखो यहां आप पुनः देख रहे हो कि बिना समांतर प्लेट संधारित्र का आकार बदले माध्यम रखने के बाद में धारिता जो आई है वो पूर्व की धारिता की प्रावैद्युतांक के गुणा के बराबर होती है। तो हम चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं, जो माध्यम की धारिता होती है उपर्युक्त से स्पष्ट है, उपर्युक्त से स्पष्ट है कि माध्यम की धारिता निर्वात या हवा में धारिता की एप्सिलॉन R, निर्वात या हवा में धारिता की परावैद्युतांक या एप्सिलॉन R की गुणा होती है। देखो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो ये माध्यम की धारिता है वो निर्वात या हवा की धारिता की एप्सिलॉन R गुणा में है। इसी चीज़ को मैंने यहाँ शब्दों में लिखा है, कोई नई बात नहीं लिखी है। तो एक बार पुनः हम ये सिद्ध कर चुके हैं कि बिना संधारित्र का आकार बदले हमने माध्यम रखकर
संधारित्र की धारिता को प्रावैद्युतांक के गुणा जितना बढ़ा दिया है। और यही हमारा संधारित्र क्या है, सिद्धांत है। तो आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।